स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने नीट 2025 के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था, उसमें से ही हम कुछ टॉपिक्स को फटाफट से कवर करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम जितने भी कॉमन डिजीज है, जो इन्फेक्शियस डिजीज है, उसको डील करने वाले हैं। मतलब कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक बार रिकॉल करेंगे, सो दैट बिफोर 1 मंथ हमारा अच्छा और पक्का वाला रिविजन हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर से, जहाँ पे आपको कई सारे इन्फेक्शियस डिजीज दिए गए हैं। जहाँ पे मैंने आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखाया है, तो उसमें मैं ह्यूमन हेल्थ इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि एड्स का टॉपिक, कैंसर का टॉपिक एंड साथ साथ इम्यूनिटी वाला टॉपिक, अगर हम इन सबको देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है हर साल 2 से 3 सवाल, कम से कम 2 सवाल तो फिक्स होते ही है कि ह्यूमन हेल्थ से आते हैं। इधर कुछ क्वेश्चंस एड्स से आ जाते हैं, बट ज्यादातर देखा गया है इन्फेक्शियस डिजीज से मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग, या फिर उसको मैच करना हो गया, या फिर आपसे एक्टिव इम्यूनिटी ये, या फिर वो जो सेलुलर बैरियर है, इनेट इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इन सब में कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई टाइम से मुझे लगता है कैंसर वैंसर पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, हो सकता है इस बार पैटर्न अगर वो चेंज तो फिर देखने को मिल सकते हैं। तो 3 टॉपिक कवर करेंगे, एड्स, कैंसर, ड्रग्स और साथ में इन्फेक्शियस डिजीज, सॉरी 4 टॉपिक्स। ठीक है, और ड्रग्स वाले से भी क्वेश्चन फिक्स होता है, उसमें से भी आपको मैच द फॉलोइंग वाली चीजें देखने को मिलती है। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये सब नहीं पढ़ेंगे, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ कहाँ कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि कॉमन डिजीज क्या है। ठीक है, तो कॉमन कुछ बैक्टीरिया के डिजीज होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये जानो कि पैथोजन क्या होता है। पैथोजन जो होता है होस्ट के बॉडी में जो बीमारी पैदा करने की एबिलिटी रखता है, वो होता है पैथोजन। अब पैथोजन कुछ भी हो सकते हैं, या तो वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, या तो वो वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, या वायरस हो सकते हैं, हेलमिंथ हो सकते हैं, है ना, या फंजाई हो सकते हैं। तो ये 5 कैटेगरी जो मैंने आपको बता दिया, ये पैथोजन के हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ से वैसा कुछ खास लाइन मिलता नहीं है, पर इसके बाद देखो यहाँ से आपको स्टार्टिंग हो जाती है सैल्मोनेला टाइफी से। ओके, सैल्मोनेला टाइफी से स्टार्टिंग हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। सैल्मोनेला टाइफी जो है टाइफाइड के लिए, टाइफाइड करने वाली बैक्टीरिया है। ठीक है, नाम इसका सैल्मोनेला टाइफी है, और ये क्या करती है, टाइफाइड करती है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये तो सबको याद हो जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जब आपको एग्जामिनर दे दे कि सीवियर कंडीशन में ये क्या करती है, तो सीवियर कंडीशन में आपके इंटेस्टाइन में ये छेद करती है, परफोरेशन करती है। ठीक है, तो ये याद रहेगा। ठीक है, सीवियर केस में करती है। इसके कुछ सिम्टम्स है। सिम्टम्स क्या है, अब देखो ये ये एक लाइन है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो लाइन है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि दीस पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। इंपॉर्टेंट ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती है जनरली, उसके बाद थ्रू फूड एंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड विद देम। मतलब अगर आप गंदा खाना, गंदा पानी पियोगे, उससे कॉन्टेमिनेटेड वाटर या फूड लोगे, उसके थ्रू आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से माइग्रेट करने के बाद ये कहाँ जाएगी, ऑर्गेन्स में जाएगी, मतलब ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हुए। आ रहा है समझ में। इसके बाद देखो सस्टेन्ड, मतलब लंबे समय से बना हुआ हाई फीवर रहेगा। और देखो टेम्परेचर भी दे रखा है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखेंगे, उसने अगर 37 कर दिया तो 37 नहीं हो सकता ना बेटा, 37 तो डिग्री सेल्सियस तो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो सस्टेन हाई फीवर मतलब आपका 2 डिग्री भी बढ़ता है ना, तो फीवर बढ़ जाता है। तो ये 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद वीकनेस, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। और साथ में क्या दिया हुआ है, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। और सीवियर केस के लिए आप इंटेस्टिनल परफोरेशन याद रखेंगे, बस इसमें और कुछ नहीं था। इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसके लिए कोई टेस्ट होता है, हाँ होता है, विडॉल टेस्ट, या विडॉल टेस्ट इसको कहते हैं। और देखो टाइफाइड मैरी को, मैरी विलेन को टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है, ये भी हमको पता है। इसके बाद यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आते हैं निमोनिया पे। निमोनिया वाले केस में आपको पता है कि 2 नाम दिए गए हैं आपको बैक्टीरिया के, एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब देखो इसके बाद क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि इस केस में क्या होता है, इन्फेक्ट करती है एल्वेलाई को, यानी एयर फिल्ड सैक्स ऑफ द लंग, मतलब एल्वेलाई को इन्फेक्ट करती है, और उसमें क्या भर जाता है बेटा, फ्लूड भर जाता है। देखो दिया हुआ है द एल्वेलाई गेट फिल्ड विद फ्लूड, जिससे कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है। देखो ब्रीदिंग नहीं लिखा है, यही सारी गलतियां करोगे।
रेस्पायरेशन लिखा है। रेस्पायरेशन क्यों लिखा है? ब्रीदिंग क्या है? देखो बेटा अभी बेसिक समझ लो। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग मतलब इन्वायरमेंट से आपका बेसिकली एक्सचेंज होना, आपका मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, सांस का लेना। लेकिन रेस्पायरेशन क्या है? जहां पे सेल्यूलर एक्टिविटी इन्वॉल्व हो। सेल्यूलर एक्टिविटी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। और आपको पता है आपके लंग्स में एल्वेलाई में इसका एक्सचेंज होता है। क्लियर? इसका मतलब रेस्पायरेशन मतलब वो एल्वेलाई इफेक्ट हो रहा है तो आपकी रेस्पायरेशन में दिक्कत हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में लंग्स को दिक्कत नहीं हो रही है। तो सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, नॉर्मल सिम्टम्स है ठंड लग के बुखार आना, कफ होना, हेडेक होना। लेकिन देखो सीवियर केस यहाँ पे भी दिया हुआ है। सीवियर केस इंपॉर्टेंट है। सीवियर केस में लिप्स और नेल्स जो होते हैं वो ग्रे से ब्लू कलर के हो जाते हैं। और ऐसा हो जाता है जैसे नेल्स के यहाँ ब्लू दिखेगा, यहाँ ग्रे, मतलब ग्रे से ब्लू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होता है? ब्लू इसका मतलब ऑक्सीजन के डिक्लिनेशन को दिखाता है, मतलब साइनोसिस हो गया। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं रही है। ठीक है, हेल्दी पर्सन इस इंफेक्शन को कैसे एक्वायर करेगा? ड्रॉपलेट या एरोसेल से, किसी के छींकने खांसने या कोई शेयर नोटबुक से, जैसे कि आपको कॉमन कोल्ड फैलता है बिल्कुल उसी तरीके से। अब देखो यहाँ पे दिया है डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया। डिसेंट्री जो होता है ना, डिसेंट्री वो होता है सिजेला डिसेंट्री से। ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, नाम बस ध्यान में रख लो क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है तो आपको जानना जरूरी है। प्लेग की अगर मैं बात करूं, ये होता है येर्सिनिया पेस्टिस से। ओके, डिप्थीरिया की बात करूं, डिप्थीरिया किससे होता है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टेरे से। इसके नाम में ही पता चल जाएगा, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टेरे और येर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, नाम बस सुन लो, याद रहेगी चीजें। ठीक है, और इसके बाद देखो बहुत सारे वायरस। अभी ये आपने जितना देखा, निमोनिया देखा, टाइफाइड देखा, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी थी, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अब देखेंगे हम कॉमन कोल्ड, जो कि कौन सी कैटेगरी वाली वायरस है? राइनो। बेटा राइनो का मतलब होता है नोज, मतलब ये बेसिकली आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए राइनो वायरस की कैटेगरी में आती है ये। और ये नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करती है लेकिन लंग्स को नहीं करती। साफ साफ लिखा है कि आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब लंग्स को नहीं करेगी अफेक्ट। इसके बाद देखो, द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन, नाक का बहना, नाक से डिस्चार्ज आना, सोर थ्रोट, गला खराब। ठीक है, हॉर्सनेस मतलब गले का खराब रहना, कफ होना, हेडेक होना, ये सब तो बहुत कॉमन है, ये सब आप कर लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट है कि 3 से 7 दिन तक रहती है, ये याद रखेंगे। राइनो वायरस की कैटेगरी से हो रही है। ठीक है, कॉमन कोल्ड नॉर्मल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकता है। और ये जो 2 चीजों पे मैंने अंडरलाइन किया ना, लंग्स को अफेक्ट नहीं करती है, 3 से 7 दिन रहती है। वायरस से होता है, कौन सी वायरस? राइनो वायरस। ये यहाँ इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था। ओके, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं हम, इधर मलेरिया पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मलेरिया पे। मलेरिया आपको पता है कि ये किससे होता है? प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। ये तो हमको पता है, अच्छे से पता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ है, बेसिकली इसको एक वेक्टर कैरी करता है जिसके बॉडी के अंदर साइकिल चल रही होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि वेक्टर यहाँ पे कौन होता है? जो ट्रांसमिटिंग एजेंट भी होता है, ऐसा आपके एनसीईआरटी के लास्ट टाइम में लिखा हुआ है। उसमें आप पढ़ोगे कि जो वेक्टर होता है, जो ट्रांसमिटिंग एजेंट होता है, वो बेसिकली कौन होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब क्वेश्चन है मैम फीमेल ही क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि जो एग होता है, मतलब जो लार्वा बेसिकली बनता है आपके मॉस्किटो के लिए, तो फीमेल जो होती है आपको पता है वो एग देती है। तो इसका मतलब उसके एग के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए क्या है, अब वो जो ब्लड लेने जाती है तो उसके तौर पे वो स्पोरोजोइट नाम की इन्फेक्शियस जो चीज है वो दे देती है। किसमें? किसी हेल्दी नॉर्मल पर्सन में, अगर वो फीमेल एनोफिलीज इन्फेक्टेड हो तो। आप कहोगे मैम समझ में नहीं आ रहा है, चलो समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रख लो, प्रोटोजोआ से होता है बेटा। प्रोटोजोआ यूकैरियोट है, प्रोटेस्टा में आता है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम बाइवेक्सिस की कई सारी कैटेगरी है। एक और छूट गया है, प्लाज्मोडियम ओवेल। फैंसी सबसे खतरनाक वाली है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, इसके लाइफ साइकिल में याद रखना, इसको लाइफ साइकिल में 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। एक उसको आधा ह्यूमन चाहिए हाफ अपनी साइकिल कंप्लीट करने के लिए, जो असेक्सुअल साइकिल होती है, और हाफ चाहिए होता है सेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे इधर। अब देखो इसको हम पढ़ते हैं,
अब ऐसा मान लो कि ये जो मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, क्योंकि इन्फेक्टेड है तभी तो ये इसको काट रही है, इसके बॉडी में क्या आ गया, स्पोरोजोइट आ गया इसके ब्लड के अंदर, क्योंकि वो मॉस्किटो के लार्वा में, सॉरी मॉस्किटो के जो सलाइवा में स्पोरोजोइट थे बेटा, वो जब मॉस्किटो ने बाइट किया तो स्पोरोजोइट सारे के सारे सबसे पहले लिवर सेल में जाता है, लिवर में। तो यहाँ पे कौन इन्फेक्टेड था, मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, और इंसान नॉर्मल है, ये हेल्दी नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल पर्सन है। अब देखो क्या हुआ, पैरासाइट सबसे पहले रीच किया लिवर में ब्लड के थ्रू, तो ब्लड के थ्रू लिवर में गया। लिवर की सेल कुछ ऐसी दिखती है, जो एनसीईआरटी ने ऐसा बनाया है। इस पैरासाइट ने लिवर में खुद को क्या किया, रिप्रोड्यूस किया, मतलब मल्टीप्लाई किया असेक्सुअली, और उसके बाद क्या किया, बर्स्ट करके यहाँ से निकल गया। जब बर्स्ट करके निकला ये, इसके बाद कहाँ एंटर किया, लिवर के बाद ये आरबीसी में एंटर करता है, ठीक है। और आरबीसी में भी ये क्या करता है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और उसको भी बर्स्ट करके रिलीज करता है। और यहाँ जब ये बर्स्ट करता है ना, तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं हेमोजोइन। ये हेमोजोइन जो होता है, इसी के कारण ठंड लग के बुखार आती है। रियल आ रहा है समझ में। और यहाँ पे आरबीसी में ही आपका बेटा गैमेटोसाइट बन जाता है। गैमेटोसाइट क्या है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट डेवलप हो जाते हैं। अब क्या होगा, मान लो मरीज बेड पे पड़ा हुआ है, उसको मलेरिया हो गया है, डॉक्टर ने कहा आपको मलेरिया है, तो आप आराम कीजिए। अब मान लो कोई आपकी, अब क्या हुई, कोई नॉर्मल मॉस्किटो आई, नॉर्मल, कौन सी वाली, फीमेल एनोफिलीज वाली ही आई, वो ब्लड लेने आई। अब देखो क्या था, गैमेटोसाइट जो था इस वाले इन्फेक्टेड इंसान में था, इन्फेक्टेड पर्सन में था। इस इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू क्या हो गया, गैमेटोसाइट आ गया एनोफिलीज के पास, फीमेल एनोफिलीज के पास, और फर्टिलाइजेशन उसके गट में जाकर हो गया, और सेलिवरी ग्लैंड में ये स्पोरोसाइट बन गया, फिर ये साइकिल रिपीटेटिव चल रहा है। तो ध्यान में रखने वाली कौन सी बात है, तो बेटा मैंने क्या कहा कि ह्यूमन में जो होता है असेक्सुअल वाली साइकिल चल रही है, क्योंकि देखो यहाँ से गैमेटोसाइट बन रहे हैं। याद रखना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बन कहाँ रहे हैं, तो आप क्या टिक करोगे कि ह्यूमन, जहां पे ह्यूमन होस्ट है वहां पे असेक्सुअल साइकिल चल रही है, गैमेटोसाइट वही बन रहे हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, मॉस्किटो के गट में हो रहा है, यानी सेक्सुअल साइकिल कहाँ हो रही है, मॉस्किटो में हो रही है। तो यहाँ पे भी यही सारी बात है। और मलेरिया के केस में एक चीज और देखी गई है कि 2-2 दिन, 3-3 दिन के अंतराल में आपको देखने को मिलता है कि फीवर आता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे इंटरमेंट करके लिखा हुआ है कुछ, ये जो फीवर वाली चीज होती है यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो। हाँ, तो इसको जब आप पढ़ोगे, जो आप समझ चुके हो, ये जो प्रॉपर पूरी साइकिल जो मैंने समझाई है, उसमें यही चीजें लिखी हुई है, ठीक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो मैंने लाइन बोला था ना कि मॉस्किटो इज अ वेक्टर, ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है साथ, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट आ जाते हैं, एक टॉपिक और है इधर, टॉपिक है ये वाला, ये एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। अब देखो इसके नाम का मतलब समझो, एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका, एमबीबीएस कर रहा है ना, जिसको एमेबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, कॉज बाय, ये भी प्रोटोजोआ से हो रहा है, जिसका नाम क्या है, एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। ध्यान से देखो, एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये समझो। एंट मतलब होता है इंटेस्टाइन। अब देखो एनसीईआरटी ने खुद दिया है कि कौन सा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। एमीबा तो समझ गए, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, ऐसी प्रोटोजोआ जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रही है। आ रहा है कुछ समझ में। हिस्ट जो हिस्ट वर्ड है या हिस्टो वर्ड है, इसका मतलब होता है टिश्यू, हिस्टोलॉजी की पढ़ाई, स्टडी ऑफ टिश्यू जैसे हम पढ़ते हैं। लाइटी का मतलब ब्रेक, तोड़ना, मतलब आपके इंटेस्टाइन के टिश्यू को तोड़ती है ये, ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसको हम बोलते हैं एमेबिक डिसेंट्री। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो ब्लड क्लॉट्स आएंगे स्टूल के साथ, एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है। और इसमें भी देखो यहाँ पे ट्रांसमिटिंग एजेंट किसको बताया गया है, मैकेनिकल कैरियर है। मैकेनिकल कैरियर मतलब समझ रहे हो, उसके बॉडी के अंदर साइकिल नहीं चल रही है, जैसा कि आपने अभी देखा ना एनोफिलीज में, उसके अंदर साइकिल चल रही थी, तो वो
मैकेनिकल कैरियर नहीं हो सकती है, लेकिन ये है कौन, हाउस फ्लाई की बात कर रही हूँ, तो हाउस फ्लाई से फैलता है, ठीक है। और देखो ये, अब देखो क्या दिया है, सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट से फैलेगा। अगर फूड, ड्रिंकिंग वाटर और फूड आप कॉन्टामिनेटेड लोगे तो उससे हो सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट एस्केरियासिस। तो याद रखना एस्केरियासिस राउंड वॉर्म से हो रहा है, फाइलेरियासिस फाइलेरियल वॉर्म से हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो एस्केरियासिस के जो सिम्टम्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया। तो ये इंपॉर्टेंट है एस्केरियासिस वाले, क्योंकि बहुत लोग एमएबीएसिस और एस्केरियासिस में कंफ्यूज होंगे। याद रखना एमएबीएसिस किससे है, प्रोटोजोआ से, एस्केरियासिस किससे है बताओ, हेलमिंथ से, है ना। एस्केरियासिस लुम्ब्रिकॉइडिस। अब देखो इसके बाद है, इसका जो एग जो होता है ना, एक्सक्रीट होता है फीसिस में, इन्फेक्टेड पर्सन में ये देखने को मिल जाएगा। और क्या दिया हुआ है देखो, कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट, इसलिए सब्जियों को धोकर खाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाउकेरिया बैंक्रप्टाई और वाउकेरिया मलाई, इसके दो स्पीसीज है वाउकेरिया के, जिसके चलते आपको फाइलेरियासिस फैलता है। तो याद रखना इसमें फाइलेरियासिस फैलाने के पीछे का मेन रीजन क्या है, देखो ये जो आपका लिम्फेटिक वेसल है ना, लिम्फेटिक वेसल ये ब्लॉक हो जाती है, वेसल कह रही हूँ मैं, सॉरी, लिम्फेटिक जो सिस्टम है ना यही ब्लॉक हो जाता है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉनिक, मतलब समझते हो, क्रॉनिक मतलब लंबे समय से चलते आ रही वाली इंफेक्शन है। लोअर लिम्फ ऑफ द डिजीज लिम्फेटिक, हाँ लिम्फेटिक वेसल ही है, लिम्फेटिक वेसल जो है वो ब्लॉक हो जाती है। आपको पता है कि लिम्फेटिक वेसल्स में बहुत तरह के, मतलब लिम्फ में WBC होते हैं जो फिल्टर करते हैं, ताकि कोई भी बैक्टीरिया जो है कहीं पे भी वो नोड बना लेंगे, गांठे बना लेंगे यहाँ पर टॉन्सिल के पास, ठीक है, सो दैट कि आप पता चल सके कि कोई बैक्टीरिया तो या कोई पैथोजन तो एंटर नहीं कर गया बॉडी के अंदर। तो देखो ये दिया हुआ है कि ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, बहुत ही अजीब सा दिखता है, ये हाथी पांव इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जेनाइटल एरिया को भी इफेक्ट कर सकती है, जेनाइटल मतलब इसको, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब आते हैं फंजाई पर, ठीक है, ये दोनों हेलमिंथ के डिजीज थे, एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस में फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो का इन्वॉल्वमेंट है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट कर रही है, फैला रही है, याद रखना। उसमें मॉस्किटो नहीं है, फाइलेरियासिस में मॉस्किटो इन्वॉल्व। मैनी फंजाई, अब देखो एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, इससे मैचिंग आता है कि रिंगवॉर्म वाली बीमारी किससे होती है। याद रखने की चीज क्या है, स्किन, नेल्स और स्कैल्प में होता है, 3 जगह पे ड्राई स्केली लेजन देखने को मिलते हैं, तीनों जगह पे, स्किन, स्कैल्प और नेल्स, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसके प्रिकॉशन के लिए, आपको सेफ्टी के लिए बात की गई है कि कैसे आपको रखना है। मेल्स के केस में दाढ़ी के नीचे भी देखने को मिलता है। इसके बाद पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन पे बात की गई है। और इसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक गैम्बूशिया फेस दिया गया है कि बहुत सारी बीमारियों में देखा मॉस्किटो का इन्वॉल्वमेंट है ना। तो क्या करना चाहिए हम लोग को, तो जो मछलियां हैं, जो मछली है गैम्बूशिया नाम की फिश है, वो मॉस्किटो के लार्वा को खाती है, तो उसको कर लेना चाहिए। अगर आपके घर पे कूलर है तो उसके पानी को बदलते रहना चाहिए। थमा हुआ पानी जहाँ पे है वहां पर आपको क्या देना है, स्टेगनेंट वाटर यहाँ पे लिखी हुई है, उसमें आपको क्या देना है, गैम्बूशिया फिश को इंट्रोड्यूस करवा देना है। नेट का प्रयोग करना है, मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना है, ठीक है। और क्या है, और यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एक बात और लिखी है, देखो यहाँ पे लिखी हुई है गैम्बूशिया वाली बात। इसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, कह रहे हैं कि वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं। वैक्सीन के बारे में किसी और दिन अच्छे से बात करेंगे, पर इतना जान लो सबसे पहली बार वैक्सीन बनाई गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं उनको। और उसके बाद वो स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई थी और काउ पॉक्स के लिए, क्योंकि वो मतलब ये हो चुके थे, क्या कहते हैं उसको, कि वैक्सीन लेने से पहले मतलब वो ऑलरेडी एक्सपोजर आ गया था उनके पास, ठीक है। एडवर्ड जेनर की बात कर रही हूँ। डेडली डिजीज स्मॉल पॉक्स, ठीक है। अब ये पूरी तरह से बेटा इरेडिकेट हो गया है, तो एनसीईआरटी ने यूज किया गया है कि ये कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया है। लेकिन देखो कंट्रोल डिजीज की बात करूं तो पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया आज भी आपको केसेस दिख जाते हैं इनके। इसका मतलब ये जो डिजीज है उसको बस कंट्रोल किया गया है, ठीक है। अभी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, इस पे काम चल रहा है। और देखो डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक और बहुत सारे जो ड्रग्स की डिस्कवरी हुई, उससे इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम लोग को मिलता है इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, है ना। हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते ही है। अब देखो अब आगे की क्लास में आती है इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी वाली क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में। और इसके लिए तब तक अभी जितनी भी चीजें मैंने बताई है उसको वन शॉट में करके आप प्रॉपर लिख लीजिए जो भी डिजीज है और कौन कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच।